गरीब बेटे का बर्थडे। गोरेगांव नाम के गांव में मदन लाल नाम का धनवान रहता था। उसके बेटे का नाम था रतन लाल। उनके घर के पास ही कन्हैया नाम का एक गरीब का झोपड़ी था। उसके बेटे का नाम था मुन्ना। मुन्ना और रतन लाल मिलजुल कर खेलते रहते थे और अच्छी दोस्ती थी। एक दिन मुन्ना अपने पिताजी से, बापू अगले महीने मेरे जन्मदिन है ना, उस दिन मुझे नए कपड़े लेकर दो ना, मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा और उन्हें पार्टी दूंगा। बेटा हमारी हैसियत नहीं है कि हम जन्मदिन मनाएं। हर साल तुम पूछते हो और मैं कर नहीं पाता। मुझे बहुत दुख होता है बेटा, बुरा ना मानना। ये सुनकर मुन्ना बहुत दुखी हुआ। एक दिन रतन लाल, यार मुन्ना आज मेरा जन्मदिन है यार, तुम्हें जरूर आना होगा। नहीं यार मेरे पिताजी मना करेंगे, ऊपर से मेरे कपड़े देखो सब फटे हुए हैं, अगर ये पहनकर आया तो अच्छा नहीं होगा यार, तुम्हारे घर सब धनवान आएंगे, मैं नहीं आ पाऊंगा यार। मुन्ना कपड़े ही तुम्हारा समस्या है ना, मैं अपने कपड़े देता हूँ, तुम पहनो, पर आना जरूर प्लीज, नहीं तो अपनी दोस्ती नहीं रहेगी, मुझे प्रॉमिस करो। यूं मुन्ना ने वादा किया। शाम को रतनलाल के कपड़े पहनकर मुन्ना उनके घर गया। वहां पे सब धनवान और उनके बच्चे थे। रतनलाल ने केक कट किया तो सब हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रतनलाल, हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर गाते हुए ताली बजाने लगे। बाद में सब बच्चों ने उसे गिफ्ट दिए। मेरे प्यारे मेहमानों, आइए हमारे मेहमान नवाजी को स्वीकार कीजिए। वो देखिए उस बुफे में 1000 किस्म के आइटम्स हैं, आपको जो चाहिए खाइए, प्लीज गो अहेड। उन व्यंजनों को देखकर मुन्ना के मुंह में पानी आ गया। प्लेट लेकर एक एक आइटम रखने लगा, खाने लगा और बाप रे इतने सारे आइटम्स मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी में, पता नहीं ये कितने स्वादिष्ट होंगे। कहकर खाने ही वाला था कि एक धनवान ने आकर उसके प्लेट को उठाकर फेंका। अरे गधे, तुम उस कुम्हार कन्हैया के बेटे हो ना? ये ड्रेस कहाँ से खरीदा तुमने? वैसे तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर? ये कोई धर्मशाला है क्या, मुफ्त में आकर खाने के लिए? तभी वहाँ लोग जमा हो गए। नहीं जी नहीं, रतनलाल मेरे दोस्त है, उसके कहने पर ही आया हूँ, ये कपड़ा भी उसने ही दिया है। क्यों मदनलाल जी, क्या ये आपको ठीक लगता है? यूं धनवानों की पार्टी में इस गरीब को बुलाकर हमारा अपमान करते हैं। ऊपर से ये आपके बेटे को अपना दोस्त कहता है और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। क्यों रे, तू और तेरी ये हैसियत धनवान के बच्चों को अपना दोस्त कहते हो? कहकर उसे मारने लगे। प्लीज मुझे ना मारिए अंकल जी, प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, कहकर विनती करने लगा। तभी रतनलाल वहाँ आया और प्लीज अंकल उसे ना मारिए, वो मेरा क्लासमेट है, मेरे बुलाने पे ही आया है, उसके कपड़े फट गए थे इसीलिए मैंने अपने कपड़े उसे दिए, इसमें क्या गलत है? क्या गलती है? तू चुप कर बेटा। क्यों रे गरीब लड़के, पार्टी होने के बाद जो कूड़ा फेंका जाता है उसे खाने वाले तुम पार्टी में आकर खाना खाते हो? गेट आउट यू इडियट कहकर डांटा तो वो बेचारा कहकर रोते हुए वहां से चला गया। पर ये बात उसने अपने पिताजी को नहीं बताया। एक दिन अचानक मदनलाल का सर चकराया और वो नीचे गिर गया। अस्पताल में डॉक्टर, मदनलाल जी आपका बीपी ज्यादा हो गया है और किडनी फेल हो गए हैं, आपको तुरंत किडनी बदलना होगा, आप फौरन कोई डोनर हो तो ढूंढिए, तब तक आपको डायलिसिस में ही जीना होगा, आपको बहुत ध्यान से रहना होगा कहकर चला गया। बेचारा मदनलाल बहुत कोशिश करने पर भी, पैसे खर्च करने के लिए तैयार होने पर भी उसे कोई किडनी दान करने वाला नहीं मिला। एक दिन कन्हैया अस्पताल पहुंचा। साहब आपको इस हाल में देखकर बहुत दुख होता है, आपको जल्दी ठीक होना चाहिए, आपके भरोसे बहुत सारे परिवार जी रहे हैं, उन सब के लिए आपका जीना बहुत जरूरी है। अगर आपको एतराज ना हो तो मेरा किडनी ले लीजिए। मुझ जैसे गरीब का किडनी आप जैसे धनवान को सूट होता है कि नहीं मैं नहीं जानता, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे बेटे को इस बारे में ना बताना। मदनलाल ने उसे प्रणाम किया और तुम्हारे इस संस्कार के लिए मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करता हूँ। लगता है तुम्हारे बेटे ने
उसके साथ जो हुआ वो तुम्हें बताया नहीं, वो उसका संस्कार है और तुम्हारा संस्कार उससे भी बड़ा है कि तुम मेरी सहायता करने आगे बढ़े। तुम्हारे संस्कार के सामने मेरे जो पैसे हैं वो कोई काम के नहीं है। इस तरह किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद मदनलाल सेहतमंद होकर घर लौटा। मुन्ना का जन्मदिन आया। झोपड़ी से बाहर निकलकर मुन्ना ने देखा और हैरान हो गया। बेटा, मुझे माफ करो, तुम और तुम्हारे पिताजी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे पैसों का घमंड था, पर तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। मुसीबत के समय मैं ये जान गया कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया। आज से तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। और बेटा, आकर केक कट करो। यूं मुन्ना केक कट करने लगा तो सब हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मुन्ना, हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर गाने लगे। और फिर बच्चों ने मुन्ना को कई किस्म के गिफ्ट दिए। तभी आसमान में देखा तो एक हेलीकॉप्टर हैप्पी बर्थडे टू मुन्ना का बैनर लगाकर जा रहा था। उस हेलीकॉप्टर से मुन्ना और उसके पिताजी पर फूलों की बरसात हुई। ये देखकर बच्चे ताली बजाने लगे। रतनलाल और मुन्ना गले लग गए। मदनलाल ने कन्हैया को थैंक यू कन्हैया, तुमने मुझे दोबारा जिंदगी दी है कहकर उसे गले लगा लिया। तब से वे सब खुशी खुशी रहने लगे। धरवानी नाम के गांव में कर्माकर नाम का एक युवक रहता था। वो साइकिल चलाने में माहिर था। साइकिल के सीट के ऊपर खड़े होकर करतब करना, हाथ छोड़कर साइकिल चलाना, आंखों में पट्टी बांधकर साइकिल चलाना, उल्टा बैठकर साइकिल चलाना, ऐसे कई करतब करते हुए वो साइकिल पर जाया करता था। इसी तरह दीवार पर साइकिल चलाना, घरों के छत के ऊपर साइकिल चलाना, ऐसे हरकत करता रहता था। उसके गांव में साइकिल रेस की प्रतियोगिता का आयोजन होता रहता था। कर्माकर उसमें भाग लेता था और सबसे तेज साइकिल चलाता था। इसीलिए हर बार पहला इनाम उसे ही मिलता था। इससे उसे घमंड होने लगा। एक दिन बाबू नाम का एक युवक नया साइकिल खरीदकर कॉलेज साइकिल लेकर आया। उसे देखकर कर्माकर, क्यों बाबू, नया साइकिल खरीदा है क्या? अरे कौन से कंपनी का है, कितने का है? हाँ यार, मेरे पिताजी ने कहा था कि यदि मैं एग्जाम्स फर्स्ट क्लास में पास हुआ तो मुझे एक नया साइकिल खरीद कर देंगे, इसीलिए खरीद कर दिया है यार। पर तुम जैसे वेस्ट फेलोज को नया साइकिल की क्या जरूरत है? जब रेस में भाग लेना ही नहीं है तो नया साइकिल किस काम का? अरे कोई सेकंड हैंड साइकिल खरीद सकते थे। यार, मुझे तेरे जैसे रेस करने की आदत नहीं है और ना ही मुझे शौक है। नया साइकिल सिर्फ रेस के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है यार। अब मुझे छोड़ दो यार। अरे ऐसे लाचारे की बात क्यों करते हो? नया साइकिल तो खरीद लिया, पर तुम में ना दम है ना हिम्मत, इसीलिए डरपोक की तरह ऐसे तुम बातें कर रहे हो। यार देखो, मुझे ना उकसाओ, ज्यादा भड़काओगे तो ठीक नहीं होगा, कह देता हूँ। अरे तुम क्या उखाड़ लोगे? तुम में दम और हिम्मत हो, अगर तुम मर्द हो तो कल मेरे साथ रेस लगाओ और जीतो। तुम जीत गए तो मैं फिर कभी जिंदगी में साइकिल नहीं चलाऊंगा, पर तुम हार गए तो इस साइकिल को उठाकर ले जाकर तालाब में फेंकना होगा। लगी शर्त? बाबू जोश में आकर, मैं तैयार हूँ, देखते हैं कि तुम कैसे जीतते हो। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुआ। बाबू सबसे आगे तेजी से जाने लगा। तभी कर्माकर बाबू के आगे निकल गया और वो विजयी रेखा को पार कर गया। कर्माकर को पहला इनाम मिला। बाद में बाबू ने अपने साइकिल को ले जाकर तालाब में फेंक दिया। देखा, मुझसे पंगा लोगे तो क्या होता है? नया साइकिल खरीदने से हीरो नहीं बन सकते, उससे मुकाबला जीतोगे तो ही हीरो बनोगे। स्टूपिड फेलो, जाओ जाकर कोई सेकंड हैंड साइकिल खरीद लो और उसे चलाओ, वही तुम्हारे लिए ठीक है। ये बात सुनकर बाबू को गुस्सा आया और उसने तय किया कि इसे सबक सिखाकर ही रहेगा। एक दिन गांव में कर्माकर, माय डियर विलेजर्स,
मैं अब साइकिल पर एक नया करतब दिखाने वाला हूँ। वो देखिए, उस रैंप से इस रैंप पर साइकिल के साथ छलांग लगाऊंगा। इन दोनों रैंप के बीच में कुछ लोग लेट सकते हैं। मैं उन्हें कोई हानि ना पहुंचाते हुए उनके ऊपर से साइकिल को ले जाऊंगा। आइए, निडर होकर यहाँ लेट जाइए, कहकर आवाज देने लगा। बाबू ने ये सब सुना, तब उसे एक उपाय सूझा। कुछ लोग उसके कहे अनुसार ही आकर लेट गए। वहां एक पहलवान से गर्माकर, दादा तुम आकर लेट गए तो ये मैं शो शुरू कर सकता हूँ। आकर लेट जाओ दादा प्लीज। ना भैया, अब मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आऊंगा, किसी और को देख लो। अरे इतने बड़े पहलवान हो, तुम डरोगे तो कैसे चलेगा दादा? अरे मेरा विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कहकर जबरदस्ती उसे खींच कर ले आया। यूं पहलवान भी वहां लेट गया। बाद में कर्माकर तेजी से साइकिल चलाता हुआ आने लगा। बाबू एक बैलून पकड़कर खड़ा था। कर्माकर रैंप पर चढ़कर साइकिल के साथ तेजी से हवा में उछला। ठीक उसी समय बाबू ने ठप करके गुब्बारा फोड़ा। बस उस आवाज से घबराकर कर्माकर का संतुलन बिगड़ा और वो सीधा जाकर पहलवान पर गिरा। अरे मर गया रे, हे भगवान, मर गया, कहकर चटपटाता हुआ वो चिल्लाने लगा। बाद में पहलवान उठकर कर्माकर को पकड़कर, क्यों रे, अरे मेरे मरा करने पर भी मुझे तुमने जबरदस्ती लिटाया, अब तेरी वजह से मेरी कमर टूट गई है कमीने, कहकर उसे मुक्के पर मुक्का बरसाने लगा। तब से कर्माकर ने यूं करतब दिखाना छोड़कर साधारण रूप से साइकिल चलाता हुआ जीवन गुजारने लगा।